नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर एजुकेशन पॉइंट में। आज अपने बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनमें एक सब्जेक्ट लगता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। उसके अंदर हिस्ट्री एक पार्ट्स लगता है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो उसमें से कम 20-25 क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट होता है उसमें पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आज अपने डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। पादप रोग विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग विज्ञान पादप व्याधि की और अंग्रेजी भाषा में प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। फाइटोपैथोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। फाइटोन, पैथोस, लॉगस के संयोग से बना है। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है पादप रोग विज्ञान, यानी पादप रोगों के अध्ययन का विज्ञान। इन तीनों का एक साथ कंबाइन शब्द कहा जाता है पादप रोगों के अध्ययन का विज्ञान। इस प्रकार पादप रोग विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों के रोगों, उनके कारणों और उनकी रोकथाम की विधियों का क्रमबद्ध तरीके और विस्तृत अध्ययन किया जाता है, वह पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत आता है। तथा पादप रोग विज्ञान के अध्ययनकर्ता को पादप रोग विज्ञानी यानी प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट है किसे कहते हैं? पादप जो रोग है उनका अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। थे एंटोन डी बेरी, जिन्होंने 1831 से 1888 में एक कवक की खोज की जिसका नाम था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। यह कवक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ को उत्पन्न करती थी, यानी जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ है उसके बारे में सबसे पहले एंटोन डी बेरी ने 1831 से 1888 में खोज की और इसके बारे में बताया। एंटोन डी बेरी ने इस खोज और ऐतिहासिक खोज के बाद पादप रोग जो उत्पन्न होते हैं उनके कारक और उनके नियंत्रण की अनेक विधियों और उनमें होने वाले सूक्ष्म जीव के व बीमारियों आदि के जो डर थे या जो विधियां थी जिनके द्वारा रोग फैलता था उनमें विशेष ध्यान दिया गया। यानी एंटोन डी बेरी की इस खोज के बाद ही पादप रोग विज्ञान में ध्यान देना शुरू कर दिया। इससे पूर्व 17वीं शताब्दी के मध्य कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई। यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी था, माइक्रोस्कोप था, उसकी खोज 17वीं शताब्दी के आसपास की गई। हॉलैंड के जो निवासी यानी जो माइक्रोस्कोप की खोज थी उसकी खोज करने वाला वैज्ञानिक था एंटोन वॉन लीवनहुक था। 1675 यानी 1675 में 17वीं शताब्दी के आसपास एंटोन वॉन लीवनहुक ने इसकी खोज की। यह वैज्ञानिक हॉलैंड का रहने वाला था। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उन्होंने जीवाणुओं के अस्तित्व की खोज की। यानी माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद उन्होंने जो जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे, उनके अस्तित्व यानी उनके मौजूद होने की जानकारी या उनकी खोज की थी। इस इटली के वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक बॉटनिस्ट वैज्ञानिक थे पी.के. माइकेली। 1676 से 1737 में जो पहले वैज्ञानिक थे उन्होंने 1729 में कवकों का गहन अध्ययन किया। यानी जो कवक थी उसका विस्तृत रूप से यानी बहुत गहराई से जो अध्ययन किया गया था वो 1729 के आसपास पी.के. माइकेली ने किया था। यह इटली के रहने वाले थे, यह पहले वैज्ञानिक थे। तथा उनके जो बीजाणु हैं यानी जो स्पोर होते हैं जो कवक के, उनके बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक पी.के. माइकेली ही थे। यानी प्रश्न ऐसे आता है, जो बीजाणु या स्पोर हैं उनके बारे में सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पी.के. माइकेली थे। 1729 के आसपास इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद इन्होंने इनका विस्तृत अध्ययन किया। एक विज्ञान के रूप में तथा आधुनिक पादप रोग विज्ञान की आधारशिला यानी जो आधुनिक जो पादप रोग विज्ञान है उसकी जो आधारशिला है वो 19वीं शताब्दी के आसपास पड़ी। प्रश्न आता है, जो आधुनिक जो पादप रोग विज्ञान है उसकी आधारशिला कौन सी शताब्दी में पड़ी? यानी कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई गई यानी रखी गई। इससे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे तुलसने बंधु। उन्होंने रस्ट और कंडुआ स्मट रोग
को उत्पन्न करने वाले कवकों का सचित्र वर्णन किया। यानी क्वेश्चन आता है जो रस्ट और स्मट डिजीज है उसको उत्पन्न करने वाले जो कवक है उसका सचित्र वर्णन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वो थे फ्रांस के तुलसने बंधु। एक वैज्ञानिक थे जूलियस कून। उन्होंने 1858 में पादप रोग विज्ञान पर सबसे पहले अपनी पुस्तक लिखी। क्वेश्चन आता है पादप रोग विज्ञान पर सबसे पहले पुस्तक लिखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जूलियस कून थे। वो थे 1858 में। उन्होंने रोग के विकास में कवकों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। यानी जो कवकों का विस्तृत वर्णन है या विकास है उनके बारे में जो वर्णन है प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे जूलियस कून थे। इसी प्रकार जर्मन के एक वैज्ञानिक थे ब्रेफेल्ड। 1875 से 1912 में उन्होंने सूक्ष्म जीवों के कृत्रिम संवर्धन यानी जो कल्चर तैयार किया जाता है प्योर कल्चर उसकी विभिन्न विधियों की खोज की थी। यानी जो कृत्रिम संवर्धन है आर्टिफिशियल मीडिया है उसको तैयार करने की विधि के बारे में सबसे पहले जर्मन के ब्रेफेल्ड वैज्ञानिक ने बताया 1875 में। फ्रांस के जो प्रोफेसर थे प्रोफेसर मिलार्डेट ने अंगूरों के मर्दू रोमिल आसिता यानी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स यानी जो अंगूर में एक सीरियस डिजीज लगती है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स उसके बारे में प्रोफेसर मिलार्डेट ने सबसे पहले बोर्डो मिश्रण की खोज की। यानी एक कवकनाशी है बोर्डो मिश्रण उसका प्रयोग किया। उसके प्रयोग से इस रोग को नियंत्रित किया। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे प्रोफेसर मिलार्डेट। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। क्वेश्चन आता है जो अंगूर में डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है उसको एक फंजीसाइड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी उस फंजीसाइड का नाम है बोर्डो मिश्रण। उसको बनाने वाले वैज्ञानिक थे प्रोफेसर मिलार्डेट। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। एक वैज्ञानिक है लुईस पास्चर एवं रॉबर्ट कॉच। इन्होंने 1876 में कार्य किया। इन्होंने पशुओं में गिल्टी रोग यानी जो घेंगा रोग होता है गिल्टी रोग होता है वो जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है इसके बारे में इन्होंने बताया था। तथा उसके बाद में थे 1878 में एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के जो पादप रोग वैज्ञानिक थे उनका नाम था प्रोफेसर टी.जे. ब्यूरिल। यानी अमेरिका के वैज्ञानिक थे टी.जे. ब्यूरिल। 1878 में उन्होंने नाशपाती और सेब में फायर ब्लाइट डिजीज की खोज की और यह डिजीज बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन ऐसे आता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती है। इसके उत्पन्न होने के बारे में सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे टी.जे. ब्यूरिल थे। उन्होंने 1878 में इसकी खोज की थी और यह अमेरिका के रहने वाले थे। एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर निधम 1747। इन्होंने सबसे पहले एक सूत्रकृमि होता है यह परजीवी होता है सूत्रकृमि की खोज की जो गेहूं में पिट्टिका में असंख्य रूप में पाया जाता है। यानी कि जो गेहूं की फसल होती है उसमें ढेर सारी संख्या में पाए जाते हैं। यह परजीवी रूप में होता है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे निधम 1747 में। निधम जो वैज्ञानिक थे यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट वैज्ञानिक है बार्कले और साकेट 1857 में बार्कले और साक्ट नामक वैज्ञानिक ने चकुंदर में मूल गांठ रूट नॉट और पुट्टी सूत्रकृमि की खोज की। यानी सूत्रकृमि के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक रोग और है जिसका नाम है रूट नॉट। यह चकुंदर में होता है और इसके बारे में अध्ययन करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे बार्कले और साक्ट। इन्होंने 1857 में इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट वैज्ञानिक है डॉक्टर कॉब। इन्होंने 1913 में अपना कार्य किया। इन्होंने पादप परजीवी सूत्रकृमियों की संरचना का अध्ययन किया। यानी कि कैसी उनकी संरचना होती है उसके बारे में अध्ययन करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे कोप। क्वेश्चन ऐसे आता है पादप परजीवी सूत्रकृमि की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे तो वो थे डॉक्टर कोप। इन्होंने कार्य किया था 1913 में और उनका वर्गीकरण भी किया। यानी जो परजीवी सूत्रकृमि है उनकी संरचना का तो अध्ययन किया ही साथ ही साथ उनका वर्गीकरण भी किया। यानी ये कितने भागों में डिवाइडेड है और कौन से वर्ग में है। इन्होंने 1806 के आसपास अपना कार्य किया। डॉक्टर मेयर थे ये हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम
तंबाकू में मोज़ेक रोग की पहचान की, जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, यानी जो मोज़ेक डिजीज़ है इसकी पुष्टि इन्होंने विषाणु के द्वारा की, यानी यह डिजीज़ विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। मेयर ने मोज़ेक रोग के लक्षण को दर्शाने वाली जो पत्तियां थी यानी लीफ थी, उनको मसल कर उनका रस निकाला, और रस निकालने के बाद उस रस को स्वस्थ पत्तियों के माध्यम में संचरित कर दिया, यानी कि जो स्वस्थ लीफ थी उनके ऊपर इस रस को छिड़क दिया। ऐसा करने से जो स्वस्थ पौधे थे उनमें 10 दिनों के अंदर मोज़ेक रोग के लक्षण प्रकट हो गए। मेयर ने यह सिद्ध किया कि यह रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और उन्होंने संक्रमित लीफ को मसल कर स्वस्थ लीफ पर संचरित किया, यानी उस पर छिड़क दिया। छिड़कने के बाद 10 दिन के अंदर नई लीफ थी जो संक्रमित नहीं थी, उनमें भी यह डिजीज पैदा हो गया था। तो इन्होंने यह पुष्टि की थी कि यह डिजीज विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। पादप विषाणुओं की प्रकृति का अध्ययन करने वालों में एक वैज्ञानिक और भी थे जिनका नाम था इवानोवस्की और बेंजरिक, यानी उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे इवानोवस्की और बेंजरिक। इनका नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है इवानोवस्की। इवानोवस्की रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने तंबाकू में मोज़ेक उत्पन्न करने वाले रोग का जो कारक था उसके बारे में बताया, जिसे उन्होंने बैक्टीरियम कहा था, यानी उन्होंने इसे वायरस न मान करके उसका नाम बैक्टीरियम कहा था, क्योंकि बैक्टीरियम फिल्टर पेपर से छानने पर पाया गया, यानी कि जब इस बैक्टीरिया को फिल्टर पेपर से छाना गया तो यह फिल्टर पेपर से छनकर नीचे निकल गया था, इसलिए इन्होंने इसे बैक्टीरियम कहा था, वायरस नाम नहीं दिया था। जबकि इस फिल्टर पेपर से जीवाणु ऊपर रह जाते थे। तथा बेंजरिक ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि तंबाकू मोज़ेक रोग उत्पन्न करने वाला रोग कारक जीवाणु नहीं अपितु एक कैटाजियम वाइवम फ्लूइडम है, अर्थात यह संक्रमित जीवित तरल है, यानी कि यह एक लिक्विड फॉर्म में है और यह संक्रमित भी है और जीवित भी है। यह नई लीफ को यानी स्वस्थ लीफ को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इसके बारे में बताने वाले थे डॉक्टर बेंजरिक। बेंजरिक को उनकी इस उपलब्धि के लिए पादप विषाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी कौन है? तो डॉक्टर बेंजरिक हैं। नेक्स्ट है 1971 में एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम था डाइनर। इन्होंने आलू में तरकुकंद रोग के बारे में खोज की, यानी कि जो आलू का एक टिप होता है वो न रहकर एक अलग ही प्रकृति बन जाती है जिसे तरकुकंद डिजीज कहते हैं। इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे वो थे डाइनर। उन्होंने 1971 में इसके बारे में बताया था। यह डिजीज RNA के द्वारा उत्पन्न होता है। यह एक छोटी एकल सूत्रीय वर्तुल अणु द्वारा उत्पन्न होता है, यानी जो RNA है यह RNA के द्वारा उत्पन्न होता है और एक छोटी एकल सूत्री यानी एक ही सूत्र में पाई जाने वाली वर्तुल यानी एक वलय के समान अणु जुड़े रहते हैं, उसके द्वारा यह उत्पन्न होता है। डाइनर ने इस रोग व रोग कारक को वायरोइड्स नाम दिया, यानी सबसे पहले वायरोइड्स जो नाम दिया गया था वो डाइनर के द्वारा दिया गया था 1971 में, तथा पहचान की गई। अब तक कई वायरोइड्स जो वायरोइड से उत्पन्न होने वाले पादप रोग हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। जो पहला था वो था तरकुकंद, आलू का तरकुकंद। पहला वायरोइड्स डिजीज था वो आलू का तरकुकंद डिजीज था। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सन 1987 में एक वैज्ञानिक थे, अनेक जापानी वैज्ञानिकों ने कुछ पौधों के येलो रोग की पहचान की जिसे माइकोप्लाज्मा संदर्शिया माना। यानी कुछ और भी वैज्ञानिक हुए 1987 के आसपास, जो जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो पौधों में पीलापन है इस रोग की पहचान की और जिसे माइकोप्लाज्मा नाम दिया, यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या फाइटोप्लाज्मा से पुष्टि की। माइकोप्लाज्मा संदर्शित जीव को जो पौधों में रोग उत्पन्न करता है इसे फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आता है माइकोप्लाज्मा संदर्शित जीव फाइटोप्लाज्मा के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे? वो थे जापानी वैज्ञानिक थे 1987 के आसपास। डेविस और उनके सहयोगी, यानी एक वैज्ञानिक और भी हुए जिनका नाम था डेविस और उनके सहयोगी, उन्होंने 1972 में
मक्का के कुंठ यानी कॉर्न स्टंट डिजीज व उसके कारक यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म व स्पाइरोप्लाज्मा के नाम से पहचाना। यानी जो मक्का का कॉर्न स्टंट डिजीज है उसको स्पाइरोप्लाज्मा नाम दिया 1972 के आसपास। और कॉर्न स्टंट डिजीज है इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे वो थे डेविस और उनके सहयोगी। आज पादप रोग आजकल स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होते हैं। यानी जो कॉर्न स्टंट डिजीज है यह स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होने वाला डिजीज है।